आज के लेक्चर में हम लोग बेटा पढ़ाई करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे। ऐसे तो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। जैसे आप लोगों ने प्रीवियस सेशन में पहला जो सेशन बनाया है मैंने, वहां पर आपने देखा था कि चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। उसमें से आज हम पढ़ाई करेंगे एलिवेशन, in boiling point and depression in freezing point। बेटा लेक्चर पूरा एंड तक देखना ताकि आप लोगों को ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। कैसे आपको बोर्ड में लिखना है, कैसे इसमें से जेईई के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब भी ये टॉपिक आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कौन सी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। पहले तो क्वेश्चन आता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो याद रखना इसका मीनिंग समझते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या होता है बेटा, पहले तो ये समझो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है। देखो हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा डिस्कशन इस पर ही लगाएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टी which depends on amount of solute। ये सबसे पहली बात, प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। आप जब सॉल्यूट डाल रहे हो तो वो कितनी मात्रा में सॉल्यूट डाल रहे हो उस पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बेटा ध्यान से देखना, पूरा टॉपिक समझना ट्राई करना, बहुत ही आसान वाला टॉपिक है। पहला आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी आप जो पढ़ रहे हो किस पे अप्लाई कर सकते हो याद रखना। तो ये प्रॉपर्टी अभी की जो पढ़ाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है सॉल्यूट पर जो डिसोसिएट या एसोसिएट ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। वही सॉल्यूट के लिए आप ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अगर सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है, अगर सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा है, तो आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हो वो नहीं लगा पाओगे। आप ध्यान से देखो बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये समझने के पहले मैं आपको समझाऊंगा बॉइलिंग पॉइंट किसे बोला जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। अगर आप लोगों ने डेफिनेशन समझा, उसका ग्राफ समझ लिया, तो उसके बेस पर से जो फॉर्मूला निकल कर आएगा आप खुद ही समझ जाओगे वो कैसे बनाना है, और इसके साथ ये बोनस में चला जाएगा। ध्यान से देखो, बॉइलिंग पॉइंट किसे बोला जाता है। अ टेम्परेचर at which vapor pressure is equal to atmospheric pressure in a bracket 180 atm is equal to 760 mmHg। और temperature at which vapor pressure is equal to atmospheric pressure, वैसा टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के जब वेपर प्रेशर कितना हो जाए 1 atm हो जाए। चलो उसका मतलब समझते हैं। आपने ले लिया यहां पर कोई सॉल्वेंट, ध्यान से समझना रहेगा, ये आपने ले लिया कोई सॉल्वेंट। आप जैसे जानते हो अभी सॉल्वेंट मैंने रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, अभी सॉल्वेंट रखा है 25 डिग्री सेल्सियस पर। समझना बहुत आसान वाला चीज है। अभी 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका कोई वेपर फॉर्म होगा, चलो हो गया। वो वेपर कोई वेपर प्रेशर देगा,
ये जो वेपर फॉर्म हुआ है वो वेपर प्रेशर कुछ देगा। मान लीजिए उसने कोई वेपर प्रेशर दिया होगा x, आप यहां पर कोई भी नंबर ले सकते हो। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया होगा, यहां से मैंने यहां पर उसको हीट देना शुरू कर दिया, तो जैसे आप जानते हो अगर आप हीट दोगे तो ज्यादा वेपर फॉर्म होगा, ज्यादा वेपर फॉर्म होगा तो ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा। तो मान लीजिए कि अभी वेपर मैंने टेम्परेचर पहुंचा दिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर जो वेपर फॉर्म हुआ होगा उसका वेपर प्रेशर आएगा 180 m, उसका वेपर प्रेशर आएगा 180 m। फिर से समझो, इसका मतलब समझो बेटा, ये बहुत ही बढ़िया वाला टॉपिक है। आपने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में आपने पानी को भर दिया है, पानी रखा 25 पर, तो जो वेपर फॉर्म हुआ होगा उस वेपर का कुछ प्रेशर होगा, उसे मैंने x बोल दिया। आप ले सकते हो यहां पर, अगर आपको कुछ लेना है तो मैंने ले लिया 0.25 atm। 25 डिग्री ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है बेटा, ये प्योर वैल्यू नहीं है। जो सॉल्वेंट है उसे मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पर रखा और उसका जो वेपर बना उसका वेपर प्रेशर निकल कर आया 0.25 atm। अब मैंने जब टेम्परेचर को 100 डिग्री पहुंचा दिया तब जो वेपर बना था उसका प्रेशर आया था 180 m। उसका मतलब हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाता है, उसका मतलब निकल कर आया कि पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ये पानी का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझो, बॉइलिंग पॉइंट किसे बोला जाता है, तब आपको समझ में आएगा कि उसका एलिवेशन कैसे होता है। चलो अब वो टॉपिक समझते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से देखिए, जब मैंने ये आपको एक कंटेनर दिखाई दे रहा है और इसमें मैंने सॉल्यूशन को भरा है। अब जब सॉल्यूशन भरा हुआ है इसका मतलब कि यहां पर सॉल्यूट भी होगा एंड सॉल्वेंट भी होगा, ये दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी। तो क्या होगा, तो सरफेस पर ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, अभी सरफेस पर दोनों चीज प्रेजेंट, सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। सॉल्वेंट इस तरीके से दिखाया गया है, सॉल्वेंट डार्क सर्कल से दिखाया गया है, दोनों चीजें प्रेजेंट है। अब देखो क्या होगा, ये जो मेरा सॉल्यूट है ये मान लिया जाए नॉन वॉलेटाइल है। ये जो मैंने सॉल्यूट लिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझो बेटा, बहुत आसान वाला चीज है। ये जो सॉल्यूट लिया है मान लीजिए वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। एग्जांपल आप ले सकते हो शुगर। कभी देखा है शुगर को खुला रख दिया तो शुगर का वेपर बन गया? नहीं बनता। और शुगर कभी डिसोसिएट नहीं होता पानी में जाके, नहीं एसोसिएट होता है। डिसोसिएट होना मतलब कि वो अंदर जाकर आयोनाइज हो जाना। शुगर आयोनाइज नहीं होता पानी में जाकर, शुगर पानी में जाकर एसोसिएट भी नहीं होता। तो ये पहली चीज क्लियर हो गई, ये सॉल्यूट ऐसा है जो डिसोसिएट नहीं हो रहा, एसोसिएट भी नहीं हो रहा। और दूसरी चीज, ये मेरा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। चलो हो गया। अब देखो क्या होगा, जब मेरे पास प्योर सॉल्वेंट होता है, यहां पर देखो, जब प्योर सॉल्वेंट होता है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे। पर यहां पर तो जब मैंने सॉल्यूशन बना दिया तो सरफेस पर सॉल्यूट भी प्रेजेंट है एंड सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखना, अब होगा क्या, अब जो वेपर बनेगा ना वो कम बनेगा, लेस वेपर इज फॉर्म। क्यों बना कम वेपर? ध्यान से देखो, क्यों बना कम वेपर? कम वेपर बना क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल सरफेस पर प्रेजेंट थे। अगर ये नहीं होते और इसकी जगह सॉल्यूट का पार्टिकल्स होता तो वेपर आपको ज्यादा मिल पाता, पर यहां पर तो आपको वेपर कम मिल रहा है। इसका मतलब आया कि वेपर प्रेशर कैसा आएगा? लो आएगा। अभी ध्यान से देखो, एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये ग्राफ सबसे बढ़िया वाला ग्राफ है, ध्यान से देखना।
जिस जिस बच्चे को ये ग्राफ समझ में आ गया, समझ लीजिए आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैं एक्स एक्सिस पर ले रहा हूं टेम्परेचर को, वाई एक्सिस पर ले रहा हूं मैं यहां पर वेपर प्रेशर को। अभी ध्यान से देखना, जैसे यहां से जाओगे ये जीरो वाला लाइन है, जैसे ऊपर जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये मैंने एक आइडियल लाइन बनाया हुआ है कि यहां पर 1 atm जितना वेपर प्रेशर है। ये आइडियल लाइन क्या दिखा रहा है आपको कि ये 1 atm आइडियल प्रेशर है। अब देखो ध्यान से, प्योर सॉल्वेंट के केस में क्या होता है और सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। समझ रहे हो? ओके, तो अब ध्यान से देखो, मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो आपको कुछ ऐसा लाइन मिल सकता है यहां पर। मेरा लाइन कहीं यहीं पर काट दिया गया, ध्यान से देखना। मैंने यहां से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, ये मेरा रूम टेम्परेचर था, मान लीजिए एग्जांपल से ये मेरा रूम टेम्परेचर था। जब मेरा वेपर प्रेशर मुझे कुछ इस तरीके से यहां कुछ मुझे वेपर प्रेशर मिल रहा था। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया मेरा वेपर प्रेशर भी बढ़ता गया। जैसे जैसे ये लाइन मेरी जो है ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया उसका वेपर भी ज्यादा बनता गया, उसका वेपर ज्यादा बनता गया, उसका वेपर प्रेशर भी आप देखो बढ़ते जा रहा है। एक टाइम ऐसा आ गया, एक टेम्परेचर ऐसा आ गया कि जिस टेम्परेचर पर मेरा ये लाइन, ये 1 atm के लाइन को काट दिया, तो ये टेम्परेचर मेरा होगा नियरली 100 डिग्री सेल्सियस। इसे ही हम बोलेंगे, ये सिर्फ एग्जांपल है बेटा, आपको ये लिखना है, इसे बोला जाएगा TB, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। इसे बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आ गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से देखो, ये केस था प्योर सॉल्वेंट के लिए। अब आप खुद से दिमाग लगाओ, खुद से सोचो, जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो वेपर कैसा फॉर्म होता है? कम। जब आपने सॉल्यूशन बना दिया तो वेपर तो कम फॉर्म हो रहा है, तो जो कम वेपर फॉर्म हो रहा है तो उसे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा ताकि आप इस लाइन को काट कर पाओ। ध्यान से देखना, अब ये लाइन मेरा जो बन रहा है, ये मैंने लाइन बनाया सॉल्यूशन के लिए। ध्यान से देखना, यहां पर कम प्रेशर है, टेम्परेचर के सामने प्रेशर कम है। अब मुझे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ताकि मैं वेपर प्रेशर पर 1 atm के वेपर प्रेशर पर अच्छे से पहुंच जाऊं। बच्चे समझ में आया आप लोगों को? फिर से एक बार समझने का ट्राई करो, बहुत आसान वाला टॉपिक है। प्योर सॉल्वेंट के केस में क्या हो रहा था, आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, उसका वेपर जल्दी से बढ़ रहा है, और वेपर जल्दी से बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर 1 atm होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, कम टेम्परेचर पर भी वो 1 atm पर पहुंच जाता है। पर जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो वेपर तो कम फॉर्म हो रहा है, अगर वेपर ही कम फॉर्म हो रहा होगा तो उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, उसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा कि ताकि वो क्या कर पाए, 1 atm जितना वेपर प्रेशर क्रिएट कर पाए। और आप अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर आपका जो ओरिजिनल टीबी था उसके कंपेयर में आपका टीबी डैश वो कैसा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। मतलब कि टीबी डैश ज्यादा होता है टीबी की कंपेयर पर। समझे कि नहीं समझे? अभी आपको करना क्या है, आप इस डिफरेंस को क्या बोलो, ध्यान से देखो, इस डिफरेंस को बोला जाता है डेल्टा टीबी। ये जो डिफरेंस आया, इस 100 को मत ध्यान में लेना, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है। इस डिफरेंस को बोला जाता है डेल्टा टीबी। तो ये डेल्टा टीबी किस पर डिपेंड करेगा? इतना डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि आपने कुछ अमाउंट डाला सॉल्यूट का। ये क्रिएट होने का रीजन क्या था?
ये डिफरेंस क्यों आया, डेल्टा टीबी का डिफरेंस क्यों आया बेटा? क्योंकि डेल्टा टीबी का डिफरेंस आया क्योंकि आपने ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के पार्टिकल डाले हुए हैं। ये बताता है कंसंट्रेशन ब्रैकेट। अब ध्यान से दिमाग लगाओ, पहला लेक्चर ध्यान से देखो, आप पढ़े हो ऐसा कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में आएगा मोलालिटी मोल फ्रैक्शन, और ये जिसने भी इस पर काम किया उसने यहां पर यूज किया था मोलालिटी को यूज किया। अब आप अगर ये निकालना चाहते हो प्रपोर्शनलिटी का साइन, तो आपको इक्वल लगाना पड़ेगा, के भी लगाना पड़ेगा, स्मॉल एम लगाना पड़ेगा। स्मॉल एम का मतलब होता है मोलालिटी। अभी मोलालिटी का मतलब क्या होता है? मोलालिटी का मतलब होता है मोल्स पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। समझ रहे हो? अभी मोल्स का क्या मतलब होता है? मोल्स का मतलब होता है n का फॉर्मूला आता है W/m, तो मोल्स का मतलब होता है W ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड विथ 1 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस तो ये चीज यहां रखनी है और इसके साथ ही आपका फॉर्मूला प्रिपेयर हो जाएगा। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आएगा केबी मल्टीप्लाइड विथ W ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट इन द डिनोमिनेटर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट multiplied with 1 divided by weight of solvent in kg। कई सारी बुक्स में इसे ग्राम में लेके ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ध्यान से देखो, ये केबी को क्या बोला जाता है? केबी को बोला जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। आप यहां से इसका यूनिट निकालो, यूनिट क्या निकलेगा? यूनिट निकलेगा केल्विन पर मोलर या फिर डिग्री सेल्सियस पर मोलर। ये उसका यूनिट निकल कर आएगा। और डेल्टा टीबी का मतलब क्या होगा? TF माइनस TI, या फिर आप लिख सकते हो अपने यहां पर जो लिया है TB माइनस TB डैश। TF मतलब फाइनल बॉइलिंग पॉइंट और ये इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट हुआ। अगर आप उसे इस फॉर्मेट में लिखना चाहोगे तो भी लिख सकते हो TB माइनस TB डैश। सॉरी बेटा, यहां पर आएगा TB डैश माइनस TB, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। आप एक चीज पढ़ लिए यहां पर कि आपने जो सॉल्यूट डाला उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया? क्योंकि जब सॉल्यूट डाला जाता है ना बेटा, तब वेपर कम फॉर्म होता है। अगर कम वेपर फॉर्म होगा तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा कि आप ज्यादा वेपर बना सको, ताकि आप 1 atm की लाइन को क्रॉस कर पाओ। ये कुछ है नहीं बेटा, बहुत आसान है। ये फिनिश लाइन है, 1 atm प्रेशर पर आपको पहुंचना है। ये एक फिनिश लाइन हुआ। अभी आगे का सेक्शन हम लोगों ने बेटा खत्म कर लिया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला। अभी नेक्स्ट सेशन पर हम लोग काम करने वाला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो वो समझने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट किसे बोला जाता है। चलो फिर से एक बार वो चीजें देख लेते हैं जो आगे के लेक्चर में आपने पढ़ाई किया। आप क्या सीखे? बॉइलिंग पॉइंट किसे बोला जाएगा? वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए, वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर 1 atm हो जाता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। सॉरी, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है बेटा। और अब फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ाई करना है। फ्रीजिंग पॉइंट किसे बोलेंगे? अ टेम्परेचर at which vapor pressure of solution
इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन इन सॉलिड फेज। क्या हुआ इसका मतलब? बहुत सारे बच्चे को फ्रीजिंग पॉइंट समझना डिफिकल्ट लगता है। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, अगर वो सॉल्यूशन सॉलिड में होता, अगर वो सॉल्यूशन सॉलिड में होता और वो जो वेपर प्रेशर क्रिएट करता उतना हो जाए, वो पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। चलो उसका मीनिंग समझते हैं बेटा, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ध्यान से देखना। ये मैंने कोई एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ध्यान से देखो। ये हो गया अपना सॉल्यूशन। अभी ध्यान से देखो, अगर ये सॉल्यूशन मैंने सॉलिड में लिया होता, सॉलिड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कैसा फॉर्म है? ये सॉलिड फॉर्म है, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन का सॉलिड वाला फॉर्म, आइस वाला फॉर्म आप बोल सकते हो। अभी ध्यान से देखो, अगर ये कुछ वेपर क्रिएट करता है, ध्यान से समझो, ये जो वेपर क्रिएट करेगा, एग्जांपल है, उसका जो वेपर प्रेशर आएगा, उतना वेपर प्रेशर जब यहां से आना शुरू हो जाए, तब आप समझ लेना कि ये फ्रीज हो रहा है। आप बहुत शांति से समझो बेटा, फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग का मतलब होता है लिक्विड से सॉलिड में चले जाना। तो सॉलिड जितना वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, उतना वेपर प्रेशर जब सॉल्यूशन क्रिएट करने लग जाए, तब आप समझना कि आपका सॉल्यूशन अब फ्रीज होना शुरू हो चुका है। उसे बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। और टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज सॉल्यूशन। ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट्स का कंसेप्ट। अभी आप बहुत ही ध्यान से ये चीज समझ चुके हो। अब हम ग्राफ पे उसके बारे में हम लोग एक बार ग्राफ देखते हैं, ध्यान से देखना। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब निकला? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब निकला कि जब लिक्विड स्टेट के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर जितना हो जाए, वो टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। अब आप लोग ध्यान से ग्राफ को देखो। अगर ग्राफ समझ में आ गया तो पूरा कंसेप्ट, पूरा फंडामेंटल आपके दिमाग में चला जाएगा। ये हो गया आपका वेपर प्रेशर वाला लाइन, ये हो गया आपका टेम्परेचर वाला लाइन। अभी ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखो कि ये मैंने बता दिया आपको सॉलिड फेज वाला लाइन। ये हो गया सॉलिड फेज वाला लाइन। अभी जब प्योर सॉल्वेंट लिया होगा, प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट के लिए आपने इनिशियली कुछ टेम्परेचर रखा होगा, तो ये हो गया प्योर सॉल्वेंट्स का इनिशियल टेम्परेचर, और उसके लिए उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा यहां पर हो गया। ये प्योर सॉल्वेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बेटा आप लोग ध्यान से ग्राफ को देखना, ध्यान से ग्राफ को देखो। प्योर सॉल्वेंट्स की बात हो रही है, इनिशियली कुछ टेम्परेचर होगा, इनिशियली कुछ वेपर प्रेशर भी होगा। अब मैंने टेम्परेचर कम करना शुरू कर दिया, टेम्परेचर कम करना शुरू कर दिया, तो ध्यान से देखो वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। एक टाइम ऐसा आया कि इसने उसे यहां पर काट दिया, तो इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर आएगा उसे हम बोलेंगे TF नोट, मतलब के फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट्स का फ्रीजिंग पॉइंट आपको मिल गया। अब जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, तब ध्यान से देखो बेटा, यहां पर वेपर तो कम फॉर्म हो रहा है, तो अब ध्यान से देखना सॉल्यूशन के केस में क्या होगा। ये लाइन सॉल्यूशन का लाइन है। सॉल्यूशन के केस में आपने टेम्परेचर, ये लाइन में बता देता हूं, ये सॉल्यूशन वाला लाइन है,
सॉल्यूशन के केस में आपने टेम्परेचर कम करना शुरू किया तो प्रेशर भी, वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है, वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है, पर वो बहुत आगे जाकर उसे काटेगा और इस पॉइंट पर जो आएगा उसे TF बोला जाएगा। ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यह आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आप ध्यान से देखो, इस डिफरेंस को क्या बोला जाता है? इस डिफरेंस को बोला जाता है बेटा डेल्टा TF। अभी डेल्टा TF क्या निकलेगा? कौन ज्यादा होगा इस दोनों में से? TF नोट ज्यादा होता है, TF नोट ज्यादा होता है TF से, तो आप लिखोगे यहां पर यहां पर लिखोगे TF नोट माइनस TF। समझे कि नहीं समझे? इससे क्या मतलब निकला? इससे मतलब ये निकला कि जब सॉल्यूशन बनाते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है। मान लीजिए यहां फ्रीजिंग पॉइंट -20 था, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये होगा -30, फ्रीजिंग पॉइंट और गिर गया। जब सॉल्यूट डाला जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, याद रखना है। अभी आप ध्यान से देखो, ये जो डिफरेंस आया डेल्टा TF में, वो आने का रीजन क्या था? सॉल्यूट का क्वांटिटी, सॉल्यूट का क्वांटिटी। क्लियर, समझ रहे हो? अभी क्या होगा, आप निकालोगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाओगे KF को, सॉल्यूट का मेजर करने के लिए आप यूज करोगे मोलारिटी को। वही वाला सब टेक्निक, KF को क्या बोला जाता है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अभी मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म हो गया। मोलारिटी होता है मोल्स पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट और मोल्स होता है W ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कई सारे बुक्स में यहां पर केजी की जगह ग्राम को लेके यहां पर मल्टीप्लाइड विद 1000 दिया जाता है, वो चीज भी सही है, रॉन्ग नहीं है बेटा। ये हो गया डेल्टा TF का फॉर्मूला। एक चीज याद रखना है, एक चीज याद रखना कि ऑलवेज बेटा जो KB का वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है KF से। इसे हम लोग अभी देखेंगे, जब KF कम होता है KB से, मतलब KB ज्यादा होगा KF कम होगा। उसका एक एग्जांपल भी मैं आप लोगों को दे देता हूं, पर ये हो गया आपका फॉर्मूला। और यहाँ पर डेल्टा TF क्या हो रहा है? डेल्टा TF होगा TF नोट माइनस TF। ये TF नोट क्या बताता है? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। TF क्या बताता है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हो गया आपका पूरा कांसेप्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का। अभी ध्यान से देखना, पानी के केस में, H2O के केस में KB का वैल्यू निकल कर आता है 1.08 डिग्री सेल्सियस पर मोलर एंड KF का वैल्यू निकल कर आता है 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। ये याद रहता है तो बहुत अच्छे, क्योंकि कई बार आपको कैलकुलेशन करने में ये चीज नहीं देते, पानी के केस में नहीं दी जाती, पर पानी के केस में याद रखना पड़ेगा 1.08 और KF का वैल्यू होगा 0.52। तो एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है, ये रिलेशन यहाँ पर दिख ही रहा है, तो ये चीज याद रखो। अगर आप लोग इसे थोड़ा थर्मोडायनामिकली वे से जाना चाहते हो तो आप ऐसा सोच सकते हो कि KB का वैल्यू निकल कर आएगा R into TB होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 into LV। ये फॉर्मूला आप लोग 11th में पढ़े हो, 11th में आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है। मोलर मतलब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है KB का रिलेशन आता है R into TB स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 into LV। याद रखो, नहीं पढ़े हो तो अभी आपने देख लिया है। एंड कि F का वैल्यू निकल कर आएगा R into T F स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 into LF। ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? अभी यहां से आपको एक चीज बहुत क्लियर है कि इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, इसलिए KF का वैल्यू कम होता है, इसका वैल्यू कम होता है, इसलिए KB का वैल्यू ज्यादा होता है। ये हो गया, ये आपकी बुक में दिया गया है, पर बहुत छोटे तरीके से इसको बताया गया है, डिटेल्स नहीं किया। आप ये चीज याद रखो, KB ज्यादा होगा, KF कम होगा। अगर याद नहीं रहता तो ABCD वाला टेक्निक निकालो, B पहले आता है, F बाद में आता है। क्लियर? तो B बड़ा हुआ, F छोटा हुआ। इसके साथ ही आज के दोनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाले सेशन मैंने क्लियर करवा दिए। एक बार मैं दोनों का थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन लगवा देता हूं जल्दी से,
फटाफट से बेटा ध्यान से देखो, बॉइलिंग पॉइंट किसे बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे उस टेम्परेचर को जब आपका वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए। फ्रीजिंग पॉइंट किसे बोलेंगे? उस टेम्परेचर को जब वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो ये हो गया हमारा दोनों का डेफिनेशन। उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट किया। ये जो ग्राफ था इसे कैसे समझोगे? प्योर सॉल्वेंट के लिए जैसे टेम्परेचर कम किया, वेपर प्रेशर कम हुआ, एक टाइम ऐसा आ गया कि इस लाइन को काट दिया, वो पॉइंट आपका फ्रीजिंग पॉइंट निकल कर आया। सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर तो कम होता ही है, इसलिए मैंने लाइन नीचे से शुरू किया, टेम्परेचर कम करना शुरू किया, उसने दूर जाके लाइन को काटा, फ्रीजिंग पॉइंट आपको थोड़ा दूर मिल रहा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम मिल रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट पर डिप्रेशन नहीं हो रहा था, एलिवेशन हो रहा था। तो ये हो गए आपके दोनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में मैं RLBT सॉल्व करवाऊंगा, राउल्ट का ग्राफ भी बता दूंगा और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी के दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो गए, पर याद रखना है ये सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ उसी सॉल्यूट के लिए सही है जो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हो रही हो। अगर वो डिसोसिएट या एसोसिएट होगे तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाइड विथ आई करना पड़ेगा और आई को वन ऑफ फैक्टर बोला जाता है। डिसोसिएट होगा तो भी आई आएगा, एसोसिएट होगा तो भी आई आएगा। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, जब भी क्वेश्चन दिया जाए अगर वहां पर कुछ ऐसा दिया गया है जो डिसोसिएट हो जाए, मान लीजिए आपको ऐसा दिया गया पानी में सॉल्यूशन, पानी में NaCl डालकर सॉल्यूशन बनाया, पर NaCl तो डिसोसिएट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाइड विथ आई आएगा। वो सारी चीजें मैं आपको वन ऑफ फैक्टर की जब पढ़ाएंगे तब वो सारी चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे बेटा। ये सारा टॉपिक जब भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो उसका नोट्स बनाना, नोट्स बनाने के बाद NCERT से उसके क्वेश्चन न्यूमेरिक सॉल्व करने का ट्राई करना एंड कमेंट बॉक्स में इसके पूरे जो बुलेट्स पॉइंट निकल कर आ रहे हैं वो लिखना भूलना मत। थैंक यू बेटा, कल मिलेंगे।